हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछली क्लास में हमने संसद के अंतर्गत दोनों सदनों की विस्तार से चर्चा किया था। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनकी सीटों के बारे में चर्चा किया था और कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी कितनी सीटें हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां और दल बदल प्रावधान भी देखेंगे इसी क्लास के अंतर्गत। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यह कौन होता है? इसको स्पीकर के नाम से संबोधित किया जाता है। स्पीकर कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे पीठासीन अधिकारी की संज्ञा भी दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा जो एक सदन होता है, उसका सभी मेंबर में जो लोकसभा के अंदर मेंबर होते हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है जो पीठासीन यानी कि सदन के पटल पर बैठता है और सदन की कार्यवाही करता है। वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आपको लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान देखने को मिल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या कौन होता है? वह लोकसभा सदस्य का ही एक पार्ट होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा सभी के एक मत के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव या चयन किया जाता है, वह लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। पहले देखते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, वो भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। और इन दोनों के शपथ का प्रावधान संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमें ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है, यानी कि सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है तथा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि लोकसभा में यदि कोई सदस्य के द्वारा या मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो वह लोकसभा के अध्यक्ष से उसकी अनुमति भी लेकर के ही पेश किया जाता है। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विधेयक लोकसभा में नहीं पेश किया जा सकता। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कि इसके कार्य एवं शक्तियों में आता है। तीसरा पॉइंट कहता है लोकसभा में कोई भी विधेयक पेश करने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है कि लोकसभा सदन में किसी भी सदस्य को अगर प्रश्न पूछना है, तो उसकी इजाजत या अनुमति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है।
लोकसभा सदस्य यानी कि एमपी, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा सदस्य को सदन में प्रश्न पूछने की अनुमति या इजाजत अध्यक्ष द्वारा ही दी जाती है। ये हमारा चौथा पॉइंट होता है। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग कई बार देखे होंगे कि लोकसभा में अराजक तत्वों के द्वारा या लोकसभा सदस्य के द्वारा कई बार लोकसभा की कार्यवाही को बाधा उत्पन्न करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसमें क्या करता है कि मार्शल के द्वारा या उसे बाहर कर देगा या उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देगा। ये उसको पावर या शक्ति प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो हमारा पांचवा पॉइंट होने वाला है कि किसी भी लोकसभा के सदस्य द्वारा, मतलब किसी भी लोकसभा सदस्य के द्वारा यदि सदन की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न किया जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वह मार्शल के द्वारा उसे बाहर कर सकता है, सदन से बाहर कर सकता है। ये अधिकार प्राप्त है। लोकसभा सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किए जाने पर अध्यक्ष मार्शल के द्वारा उस सदस्य को सदन से बाहर करवाता है। ये इसकी शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष की। छठा पॉइंट बात करते हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है, चाहे वह साइन डाई लगाना हो यानी कि अनिश्चित काल के लिए सदन को बंद करना हो, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। छठवां बात करते हैं, लोकसभा में सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। वह अनिश्चित काल के लिए भी, अनिश्चित काल को ही साइन डाई के नाम से भी जाना जाता है, अनिश्चित काल के लिए भी सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को पावर मिला हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं, सदन में किसी भी विधेयक पर मतदान करने और उसके परिणाम की घोषणा करने का अधिकार ही लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। सातवां बात करते हैं, लोकसभा में किसी भी विधेयक पर मतदान करने तथा परिणाम की घोषणा करने का अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। ये हमारे लोकसभा की कार्य एवं शक्तियां, जिसकी विस्तार से चर्चा की जा रही है। आप लोग समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके थम्स अप करिएगा। आठवां की बात करते हैं, आठवां पॉइंट की, कि किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसी भी विधेयक को या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे प्रमाणित करने का अधिकार
लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ये हमारा 8वां पॉइंट हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट बताते हैं कि संसद के सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साधारण विधेयक के मामले में यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो काम होता है वह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साधारण विधेयक मामले में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर उसके बाद 10वें पॉइंट की बात करते हैं। 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो कार्य शक्तियों में लोकसभा अध्यक्ष कहता है, लोकसभा में कभी कभी आम जनता और मीडिया कर्मी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए होते हैं, उनको जो इजाजत देना होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले आम जन एवं मीडिया कर्मियों को बैठने का अधिकार भी अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग नोट कीजिए और इसको बार बार रिवीजन करने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोगों को लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनके कार्य एवं शक्तियों को याद करने में और मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने के कारण यह कार्य एवं शक्तियां महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं दल बदल की। संसद के सदस्यों के पद की अयोग्यता। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको कहते हैं दल बदल कानून। अब हम देखते हैं दल बदल कानून के बेसिक स्ट्रक्चर को। दल बदल कानून संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में चल करके दल बदल की घटनाएं अधिक होने लगी। इस कारण से 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल का प्रावधान लागू किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई पार्टी का सदस्य, 1/3 सदस्य यदि किसी भी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उन पर लोक दल बदल का कानून नहीं लगेगा। अगर उससे कम जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी योग्यता को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी पद को समाप्त कर दिया जाएगा। और यह जो है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इसे शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को। तो इसमें बात किया जाता है कि इसमें दल बदल में पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई सदस्य जो है वो अपनी योग्यता को छिपाते हुए चुनाव लड़ता है और वह चुनाव लड़ करके लोकसभा में दाखिल होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तो बाद में अगर किसी प्रकार से उसकी अयोग्यता का पता चलता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब इसमें क्या होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श पर उसे पद के अयोग्य घोषित कर सकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। योग्यता में अगर कोई कमी रहती है उस लोकसभा सदस्य की, यानी कि सांसद की, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर के उसकी अयोग्यता घोषित कर सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
यदि वह 24 वर्ष 6 माह के अंतर्गत वह फॉर्म फिलअप करता है और उम्मीदवार बन करके उम्मीदवार पर खड़ा होता है, चुनाव जीत करके वह लोकसभा में दाखिल होता है। बाद में पता चलता है कि वह 24 वर्ष 6 माह 25 वर्ष की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा था, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर के उसकी योग्यता को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये है दल बदल का प्रावधान। अगर इसमें पहला प्रावधान जो कि योग्यता से संबंधित है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है, यदि संसद के सदन में कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे संसद के सदस्य की निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसे निलंबित कर दिया जाएगा। और एक केस देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि सन 2000 ईस्वी में पंजाब में राज्यसभा के सदस्य बरजिंदर सिंह हमदर्द को इसी आधार पर हटा दिया गया था। बरजिंदर सिंह हमदर्द को राज्यसभा के सदस्य थे, पंजाब से चुने गए थे। वर्ष 2000 ईस्वी में बरजिंदर सिंह हमदर्द को लगातार 60 दिन तक सदन की में अनुपस्थित रहे, इसलिए उनको अयोग्य कर दिया गया। अब इसमें प्रावधान जो करता है 52वां संविधान संशोधन में, इसमें कहा गया था कि यदि कोई पार्टी का 1/3 सदस्य यानी कि 33% सदस्य यदि दूसरी पार्टी में को ज्वाइन कर लेते हैं, तो दल बदल का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। अगर 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लगेगा। फिर बाद में क्या होगा कि 1/3 सदस्य आराम से किसी दूसरे दल को शामिल हो जा रहे थे, तो उसके बाद इस प्रावधान को खत्म करने के लिए बाद में 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया जाता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अब जो यदि कोई पार्टी का 1/3 सदस्य था, अब इसमें 2/3 सदस्य का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया। 66% सदस्य यदि किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। यदि 2/3 से कम करते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लगेगा और उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन में आता है और बाद में स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है, तो उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आता है और वह कुछ समय बाद पार्टी छोड़ दे, तो उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। यह प्रावधान किया गया है, दल बदल में यह प्रावधान किया गया है। यदि कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है और सदन में पार्टी के सुप्रीमो के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, तो उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। चौथा पॉइंट कहता है, दल बदल का कानून उस पर लागू होगा यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ करके सदन में आता है और वह जो पार्टी का सुप्रीमो है, यानी कि उसे व्हिप कहा जाता है, व्हिप के विरुद्ध मतदान करने वाले पर क्या होगा, दल बदल का कानून लागू होगा। यदि हालांकि यदि उसका जो सुप्रीमो है अगर उसे 15 दिन के अंदर माफ कर दे तो उस पर दल बदल का कानून नहीं लागू होगा। यानी कि व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर, ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है कि यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर सदन में आता है और बाद में किसी पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाता है, तो उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। किंतु यदि वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो दल बदल का कानून उस पर लागू होगा। और एक पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट दल बदल में, कि यदि कोई मनोनीत सदस्य जो कि किसी पार्टी के चुनाव लड़कर आता है और वह जीतता है, यदि वह 6 माह के भीतर
किसी अन्य पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर 6 माह के बाद करता है तो वह उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। मनोनीत सदस्य 6 माह पूर्व पार्टी ज्वाइन कर सकता है, परंतु 6 माह पश्चात ज्वाइन करने पर उस पर दल बदल कानून लागू होगा। आप लोग इसको ध्यान से नोट कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है दल बदल कानून का प्रावधान। तो आइए फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों को देखा और दल बदल के प्रावधानों को विस्तार से चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।